नमस्कार दर्शकों, मार्च 2023 होली के शुभ अवसर पर दर्शकों आज हम आपको यमुना विहार दिल्ली के मशहूर डॉक्टर यूके चौधरी से रूबरू करा रहे हैं और उनसे आज वार्तालाप करेंगे कि 2024 के आगामी चुनाव में उनके क्या विचार हैं और मरीजों से लेकर राजनीति तक की बात हम डॉक्टर साहब से करेंगे। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। फिर भी क्या मतलब और के मुकाबले पे यहाँ पे कम है? और मैं कहीं गई नहीं हूँ। कहीं नहीं गई? नहीं। सही लग रहा है आपको यहाँ का ट्रीटमेंट है? डॉक्टर साहब अपने काम में व्यस्त हैं, फिर भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम निकालकर हमसे बात करें। दर्शकों, ये कितने सारे जो भी चीज़ आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब की उपलब्धियां हैं सामने। अब हम उनसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा टाइम हमको भी दें और हम थोड़ा सा अवगत कराएं। जी हाँ, डॉक्टर साहब के से हम अवगत करा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं आज मौजूद हूँ मोरल हॉस्पिटल, जहाँ की आप जो बात अक्सर देखा करते हैं, सुना करते हैं कि मोरल हॉस्पिटल में जो इलाज होता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम पैसों में होता है। वो मैं उन्हीं डॉक्टर साहब के साथ जो यूके चौधरी साहब हैं, अपने क्षेत्र के आसपास सभी जगह पर मशहूर हैं और सभी का ध्यान रखते हैं, निर्धन का भी और धनवान का भी। तो आज मैं उनसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले मोरल जो नाम रखा है हॉस्पिटल का, वो क्या चीज़ है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मोरल का मतलब तो नैतिकता होता है, नैतिक। हम बच्चेपन में पढ़ा करते थे स्टोरीज और फिर लास्ट में एक लाइन आती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़। लेकिन इत्तफाकन वो मेरा गोत्र है, मैं गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मुड़ेल मेरा गोत्र है, जो कि मोरल लिखा जाता है जब हम अंग्रेजी के शब्दों में उसको उतारते हैं। तो यही है, इसी वजह से दोनों चीज़ें क्योंकि बहुत अच्छी थी तो मैंने यही अपनी स्कूल का भी नाम सेंट मोरल ग्लोबल स्कूल रखा और अपने हॉस्पिटल का नाम भी मोरल हॉस्पिटल रखा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप काफ़ी जो है सहयोग देते हैं और हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। तो जैसे कि आजकल जो है बहुत ही एक वायरल हो रही है एक न्यूज़ कि 2024 का आने वाला चुनाव जो है एक लास्ट चुनाव होगा, तो उसके बारे में क्या विचार हैं चौधरी साहब के, डॉक्टर साहब के? जी देखिए, पहले सवाल के अंदर था एक क्वेश्चन, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है। फैक्ट इज़ दैट कि जो हमारा क्षेत्र है वो फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है। इसमें लगभग 70% हमारा जो रहने वाला है, यहाँ का निवासी है, वो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में है। समहाउ वो अपने जीवन को यापन करता है और एक जीवन को किसी तरीके से ठीक से जी के निकाल देता है। 30% में ज़रूर प्रॉस्पेरिटी है, तो यहाँ पे उसकी आवश्यकता भी है और वो हमें करना भी पड़ता है क्योंकि वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट उतने में ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें थोड़ी बहुत भी बचत हो जाए तो हम कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और इसमें आपके जो हॉस्पिटल है, इसमें किन किन तरह के इलाज होते हैं, किसकी बीमारियों के इलाज होते हैं? ये जी देखिए, ये डेंटल डिपार्टमेंट है। इसमें जो स्पेशली आप जिसकी बाइट बना रहे थे वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि ब्रेसेस जो तार बांधे जाते हैं दांतों में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में इसका इलाज 60-70 हज़ार से लेके, और हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इसमें और भी डॉक्टर हैं। किस चीज़ के काइंड के? जी मैं बताता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले मैं किस चीज़ का डॉक्टर हूँ। तो मैं पहले डेंटिस्ट हूँ और उसमें भी ब्रेसेस का स्पेशलिस्ट हूँ। इकोनॉमी की बात मैं बताना चाह रहा था कि नॉर्मली ये ट्रीटमेंट 60-70 हज़ार से शुरू होके और 1 लाख रुपए तक ज़्यादातर दिल्ली के प्रॉस्पर एरियाज में होता है। ये अभी है या पहले से था? अभी ये ट्रीटमेंट, और मैं दिल्ली के कुछ कोनों में इलाज करने जाता हूँ कभी कभी, वहाँ पर वही चार्ज करता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ ये ट्रीटमेंट 20 हज़ार से और 40 हज़ार पर मैक्सिमम जाकर ख़त्म हो जाता है। मैं इकोनॉमी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में हमारे चार्जेस कम है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास 17-18 डेंटिस्ट हैं जो बाकी काम दांत का करते हैं। उसके अलावा मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेडीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग। उसके बाद मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो डॉक्टर नीरज चौधरी, वो फिजिशियन है। सभी रोगों का थोड़ा सा ट्रीटमेंट उसमें होता हैगा। और बाकी स्पेशलिटीज़ में हड्डी के डॉक्टर, उसके बाद अपना फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद ENT डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट, हर प्रकार के सर्जन यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं
जनरल स्पेशलिटीज़ के। सुपर स्पेशलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं है। सुपर स्पेशलिटीज़ से मेरा मतलब है जैसे कार्डियक, हार्ट, कैंसर, किडनी का ट्रांसप्लांट, इस तरीके के बड़े बड़े ऑपरेशंस नहीं होते, क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो रिक्वायर्ड हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। भविष्य में 5-6 साल के बाद ये जरूर बनाया जाएगा मोरल हॉस्पिटल के माध्यम से। जी, एक ऐसा काल आया था जिसका नाम लेते हुए भी थरथराती है पब्लिक, कोरोना काल। उसमें आपने काफ़ी सेवाएं की और लोगों ने बताया भी कि चौधरी साहब से बहुत बहुत सेवाएं की। ऐसा क्या मोड़ आया था जिसमें आप भी सोचने पे मजबूर हो गए थे? देखिए, मैं कहता हूँ ईश्वर परीक्षा लेता है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे परमात्मा हो, परम पिता। वो परीक्षा थी, जनता की परीक्षा थी, डॉक्टर्स की परीक्षा थी, नर्सेज की परीक्षा थी, सफाई कर्मचारियों की परीक्षा थी, मीडिया वालों की परीक्षा थी, क्योंकि ये ऐसे डिपार्टमेंट है। पुलिस की परीक्षा थी कि जिनको तो निकलना ही पड़ता है, दुनिया बेशक घर में हो लेकिन उन्हें समाज में बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए। वैसी एक परीक्षा सभी डॉक्टर्स की हुई और इस परीक्षा में जो मैक्सिमम लोग सेवा कर पाए उन्होंने की। मुझे भी बहुत अच्छा सेवा करने का मौका मिला और वो इसलिए भी मिला क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हो चुका था उससे पहले। जब वो वेव भयंकर आई तो मैं अपने पेशेंट से 3 बार मिलता था, उनका हाल पूछता था, उनसे क्लोजली बातें करता था, मनोबल बढ़ता था उनका। बाकी एज ए फिजिशियन तो डॉक्टर संगीता और डॉक्टर नीरज चौधरी होते थे, पर मनोबल बढ़ाने में उनका, बाकी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो ऑक्सीजन को ढूंढ ढूंढ कर लाना, कहीं से भी उपलब्ध हो तुरंत गाड़ी में खुद ड्राइव करके एम्बुलेंस में लेके आना, ये सब मेरे प्रयास रहे। और मैं समझता हूँ कोई प्रयास नहीं करता, ये कराने वाला ईश्वर होता है, अल्लाह होता है, वही वो ताकत देता है किसी को भी काम कराने की। वो ताकत हमें मिली और उसकी कृपा से बहुत सारे मरीजों को हमने बचाया। लगभग 150 मरीजों की जान हम बचा पाए। और आपके हॉस्पिटल में कुछ निर्धन भी उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पे हमारा अच्छा ट्रीटमेंट होगा, उनके लिए क्या वरीयता होंगी? नहीं, देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा आ जाता है, जी देखो जी, जैसे विडो है, जैसे कोई विकलांग है, जेन्युइनली कुछ है, हालांकि गरीबों के लिए देखिए अस्पताल, सरकारी अस्पताल हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है कि कभी कभी कोई ऐसा आ जाए जो नहीं जा सकता, जिसका 500 रुपये की दिहाड़ी मारी जाती है और उसका 100 रुपये का इलाज होना है, तो हम उसका मुफ्त इलाज कर दें तो उसकी दिहाड़ी भी बच जाए, वो हम करते रहते हैं। उसके अलावा समय समय पे फ्री चेकअप कैंप्स, चश्मा वितरण और ये सब हम करते ही रहते हैं। वो हमारा सिस्टम है और चलता ही रहता है कैंप्स का। इसके अलावा आपने एक सवाल पूछा था जो बीच में रह गया, राजनीतिक सवाल था आपका, कि ऐसी रूमर्स हमने सुनी है। भाई, रूमर्स ही हैं जो जब तक तय नहीं होती वो तब तक अफवाह होती हैं, सच हो जाए तो सच होती हैं। तो इतना विपक्ष डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से और ख़ास तौर से मोदी के नाम से कि वो विभिन्न प्रकार की अफवाहें, एक नहीं हज़ारों अभी चलेंगी। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार का नेतृत्व मोदी जी ने इस देश को दिया है वो मुझे लगता नहीं कि आसानी से मिलता है। ये भी उसी की विशेष कृपा होगी कि जो इस प्रकार का व्यक्तित्व मिला, तो सबको 2014 से अब तक तो उनकी जो वर्ल्ड में फेम है उसको देखते हुए वो लोग इतने भयभीत हैं। और उनसे जुड़ा हुआ दूसरा, वो कोई भी वर्ग हो सकता है, उसमें कुछ % मुस्लिम भी भाई हैं, वो इतना डर गया है कि वो सोचता है कि मोदी को हटाना नामुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, कभी ना कभी समय आता है, कोई ना कोई बेहतर काम करता है। मोदी जी की भी एक उम्र है, जब खत्म होगी उसके बाद दूसरी पीढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, फिर तीसरी पीढ़ी के आएंगे। उन्होंने जो भावना काम करने की सब में भरी है, वो भावना ही एक और मोदी पैदा करेगी, एक और अमित शाह पैदा करेगी, एक और राजनाथ जी पैदा करेगी। और देश रुकता नहीं है, देश चलता रहता है। ऐसी कोई अफवाह नहीं है। अगर ऐसी कोई अफवाह होती, देखिए, हमारी पार्टी तो, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, हमारी पार्टी तो परिवारवाद को और घटाती है। कांग्रेस के हम दुश्मन क्यों हैं? सिर्फ इसीलिए कि 3-4 पीढ़ियों से सिर्फ कांग्रेस और उसमें भी गांधी, सिर्फ इसके दुश्मन है। आप अच्छा काम करिए, एक चाय पीने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, हर छोटे से छोटा व्यक्ति भी देश का नेतृत्व कर सकता है। तो बिल्कुल बेबुनियाद और बेअफवाह। हाँ, एक चीज पर जरूर मोदी जी का जोर है और वो जोर रिक्वायर्ड भी है। उसका कारण है कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए। अब देखिए, हर दूसरे महीने के एक स्टेट का इलेक्शन होता है। मोदी जी को, अमित शाह को और बड़े बड़े लोगों को, सभी पार्टियों के लोगों को उस इलेक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता है, चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो, छोटा हो स्टेट हो या कहीं भी हो, चाहे गोवा, और बड़े स्टेट के लिए जाना ही पड़ता है। तो पूरा 5 साल इसी में लगे रहते हैं कि इलेक्शन, और ना तो उतना बढ़िया काम हो पाता है। मैं समझता हूँ सभी स्टेट्स का और सेंटर का एक ही टाइम इलेक्शन होना चाहिए और वो 5 साल फिर इलेक्शन का कोई जिक्र ना हो। हाँ, पार्टियां बदलती हैं, बहुमत बदलता है तो अलग बात है। इससे देश और अच्छे से काम कर पाएगा और अच्छे से तरक्की कर पाएगा। ये हो सकता है आगे चलने वाले में 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू हो सकती है। कोई ऐसी जो आपकी इच्छा हो कि सरकार को ये चीज़ और करनी चाहिए सुधार के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं हमारे
देश में अभी भी 30-40% पॉपुलेशन को ठीक से भोजन, ठीक से पोषण, ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाती है, और कारण है पॉपुलेशन। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिसमें कि पॉपुलेशन पे नियंत्रण हो, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई है, सड़क पे चलना मुश्किल है, अस्पतालों में लाइन लगाना मुश्किल है, स्कूलों में बहुत भीड़ है, बहुत प्रकार की परेशानियां है। तो अब इसको थोड़े दिन कंट्रोल करना चाहिए और उसमें हमारे देश को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है। उसको मैटर लेके जाते हैं कि मुस्लिम की पॉपुलेशन रोकना चाहते हैं, इसकी रोकना चाहते हैं, वो गलत माध्यम, गलत है फैलाने का। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। फिर वन नेशन वन पॉलिसी पे काम होना चाहिए। फिर सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। कोई अल्पसंख्यक मिलता है उसको ठीक है, अधिकार मिलते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं है, जैसे मोदी जी के उसमें कोई ऐसा नहीं है किसी मुस्लिम को, किसी सिख और किसी ईसाई को नहीं मिलता है। जो फ्री पॉलिसी है वो सबको मिल रही है, एक भी ऐसी नहीं पॉलिसी कि जो नहीं मिल रही है, लेकिन वो फैलाने वाले फैलाते हैं। भाई ओबीसी का कारोबार धंधा उसी से चलेगा ना, मुस्लिम्स को भड़काएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? उसे तो हैदराबाद जीतना है और वो मुस्लिम से ही जीता जा सकता। हाँ, ऐसे राज्य में आके वो ऐसी बातें करें जहां हिंदू ज्यादा है और मुस्लिम 10% है, 15% है, तब मैं जानता हूं कि वो मुसलमान के फेवर की बात करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक रोजी रोटी है और इसी वजह से इतना गैप हिंदू और मुस्लिम में हो चुका है कि वो इस चीज को ये लेके चलते हैं कि मोदी अब नहीं हटेगा, मोदी को अब हटाना नहीं नामुमकिन है, मुश्किल है, और अफवाह ये है कि अब कोई सरकार ही नहीं रहेगी, सीधा नियंत्रण ही एक पार्टी का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आजकल एक और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि हमारे सीधे साधे और सच्चे नेताओं पर इल्ज़ाम लगाकर उनको अंदर किया जा रहा है। जी, देखिए कितना आसान होता है खुद को ईमानदार बताना। 140 करोड़ लगभग इस देश में जनसंख्या, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खुद को ईमानदार नहीं बताता। लेकिन फिर बेईमान कौन है इस देश में? बेईमानी कहाँ चल रही है? भ्रष्टता कहाँ पे चल रही है? मेरा ये कहना मतलब है, आप ईमानदारी के नाम से, आप देशभक्ति से नाम से अपनी तुलना भगत सिंह से कर लो तो क्या आप भगत सिंह हो जाओगे? नहीं होगा। 27-26 साल के लोग, उसने दुनिया में अपना डंका गाड़ दिया और अपना जीवन दे दिया। कौन से ने जीवन दिया आप बताइए? आम आदमी पार्टी के नेता ने। भारतीय जनता पार्टी भी जनसंघ के नाम से नवंबर 1951 में बनी थी और लगभग 70-71 साल के बाद दीपक निशान था, जलता हुआ दीपक निशान था। तो मैं ये बताना चाहता हूं उसको भी 71 साल लगे आज इस स्तर पर पहुंचने में। तो क्या आम आदमी पार्टी 5-10 साल में वो बनना चाहती है? और उसी को बनने के लिए वो इतना पैसा इकट्ठा करना चाहती है कि शराब के अड्डे खोलने पड़े या कुछ भी ऐसा गलत काम करना पड़े। तो गलत करोगे तो फंसोगे। आप साफ हो तो चिंता की कोई बात नहीं, और आपने गलत किया है तो फिर भी आप भाग नहीं सकते इस देश में मोदी के हाथों। आप बेशक ईडी पर, सीबीआई पर आरोप लगाएंगे, लेकिन ये असंभव है कि आप उनके हाथ से बच जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर बचना चाहते हो और आरोपों से और मोदी के हाथ से बचना चाहते हो तो ईमानदारी से काम करो, ना कि आरोपों से काम कर दो। अगर जो काम नहीं कर पाते वो आप एलजी का नाम ले लेते हैं, मोदी का नाम ले लेते हैं। क्या दिल्ली की दुर्दशा है? क्या आपको लगा कि 2012-13 के बाद से कोई दिल्ली की बहुत बड़ी दशा सुधरी है? नहीं, क्योंकि वो फ्री की जो पॉलिसी उन्होंने दे दी है, उसका जो विकास है दिल्ली का, अब जो विकास हो रहा है वो तो G20 की वजह से, वो जो हुआ कॉमनवेल्थ की वजह से, शीला दीक्षित जी के टाइम में हुआ, उनके समय में सड़कें देखिए कैसी है, पॉल्यूशन देखिए कैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो देश विकास नहीं कर सकता है, और अगर गलत करेंगे तो जेल जाएंगे। जितेंद्र तोमर जेल गए, संदीप जेल गए, ये दोनों जेल गए, और इनका सबसे बड़ा जिसे बोलते हैं ना गैंगस्टर, तो असली केजरीवाल जी हैं। मीटिंग तो इन्हीं से होती है और मीटिंग के बाद वो रिजल्ट निकलता है। तो मैं समझता हूं जल्दी ही केजरीवाल जी का भी कल्याण होने वाला होगा निकट भविष्य में। और एक अंतिम क्षणों में हम चल रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरा ये है डॉक्टर साहब से कि जो पानी की व्यवस्था है, जबकि एमसीडी के इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन क्या इसमें भाजपा के सहयोग हो पाएगा या नहीं? देखिए, दिल्ली सरकार केजरीवाल के हाथ में, आम आदमी पार्टी का। जो पानी का मुद्दा है वो दिल्ली सरकार का है, एमसीडी का नहीं है। जो सीवर का मुद्दा है वो दिल्ली सरकार का है, एमसीडी का नहीं। जो बिजली का मुद्दा है वो एमसीडी के पास छोटी नालियां, सफाई व्यवस्था, पार्क, ये सब है। बहुत बड़े बड़े काम नहीं है उसका। स्ट्रीट लाइट में छोटी छोटी लाइटें कहीं कहीं पे एमसीडी लगाती है, तो ये है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, वही मैं कहना चाह रहा था, आप तुष्टीकरण अगर करेंगे, आप फ्री शिप बांटेंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा? आप जनता की गाड़ी, कमाई का, इनकम टैक्स का पैसा अगर फ्री शिप में लगाएंगे, मैं कहता हूं पैसा, एक करोड़पति महिला को क्या फ्री टिकट की आवश्यकता है? नहीं है। अगर गरीब महिला है जिसकी 5,000 2,000 रुपए तनख्वाह है, छोटा मोटा काम करती है, घर में सफाई पोछा लगाती है, ड्राइवर है, सफाई कर, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आपने तुष्टीकरण के लिए 50% महिलाओं के लिए वो टिकट फ्री किया, तो उसका खामियाजा है
कि ना तो देश तरक्की करेगा, ना दिल्ली तरक्की करेगी, ना पानी मिलेगा, ना सड़क मिलेगी, ना बिजली मिलेगी समय पर। और यही कारण है कि जो पैसा सीवर में और पानी को पहुंचाने के लिए, देखिए मोदी जी की जो योजना है हर घर नल से जल, उसमें देखिए उन्होंने पहाड़ों तक पानी पहुंचा दिया लोगों के पास। और दिल्ली में जो है ये शहरों में नहीं पहुंच पा रहा, कॉलोनियों में नहीं पहुंच पा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक वो पैसे का ठीक से उपयोग नहीं होगा, कितना मुश्किल काम है। कोई बहुत मुश्किल काम है पानी पहुंचाना ना, लेकिन क्योंकि मन में नहीं है ना, टैंकर माफिया उन्होंने बढ़ा दिए। जो संख्या थी टैंकरों की पानी की सप्लाई की, उन्होंने कहा टैंकर खत्म कर देंगे, वो डबल हो गए उसके टाइम में। तो आप सोचिए, इसका मतलब काम करने की नीति नहीं है। अच्छा, उनको क्या जरूरत है? जब वो एडवर्टाइजमेंट के टाइम से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और हर बार सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वो काम क्यों करेंगे? वो तो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाएंगे ना। तो यही एक उनकी उन्नति का तरीका है और आप इसको झेलिए। और ये सॉल्यूशन बताया डॉक्टर साहब ने। और जबकि एक रंगों का त्यौहार कल आने वाला है, उस रंगों के त्यौहार पर अपने क्षेत्रवासियों से, अपने देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। जी, बहुत ही होली का पर्व है। और देखिए, होली का पर्व किस लिए मनाया जाता है वो महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी पर्व मनाया जाता है, आप उसके पीछे कारण जानिए क्या है। और होली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जब हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे और वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि ईश्वर से दूर राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए, और उनके पैदा हुए प्रहलाद जो कि देवता स्वरूप थे, पूजा करने वाले सुबह शाम तक भगवान की, वो पैदा हो गए तो उन्हें वो मंजूर नहीं था। और उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, होलिका नाम से, नाम तो कुछ और था लेकिन होलिका नाम से फेमस हो गई वो। तो उनको वरदान था कि वो जल नहीं सकती आग से। तो देखिए, वो जो भक्त था प्रहलाद, उन्होंने कहा कि इसको मारना जरूरी है, हमारे घर में तो देवता पैदा हो गया, हमें नहीं चाहिए। और वो होली वाले दिन उन्होंने जो है वो होलिका की गोद में बिठाया और उसको आग लगा दी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्य की असत्य पर जीत, जो परमात्मा के, अल्लाह के किसी भी किरदार में वो चाहता है, जो ईश्वर सबके लिए अच्छा चाहता है, वो बचता है। और जिसको वरदान भी है ना जलने का, वो जलता है। यही हमें सीख लेनी चाहिए। और मेरी सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत होली शुभ हो। प्यार का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है। आपकी बात बीच में कुछ उसके लिए बताओ, आप डॉक्टर हैं, रंग किस तरह के होने चाहिए, किस तरह की होली, ये थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, देखिए, कम से कम पानी इस्तेमाल करें। जैसा कि कहा गया, आप कह रहे थे ना कि वो भविष्यवाणी हो रखी है। एक भविष्यवाणी ये भी है कि तीसरा विश्व युद्ध जल पर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 70% 80% जो है वो धरती नहीं है, जल है। लेकिन उसमें से 98% जल पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो समुद्र है। तो हमें पानी को बचाना है, मिनिमम पानी यूज करना है, अच्छे नेचुरल प्राकृतिक रंगों से खेली करनी। आर्टिफिशियल रंग जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, एलर्जी करते हैं, उनसे बचना है। और प्रेम भाव से है, प्रेम भाव से होली खेलिए, ना कि गंदी भावनाओं से, बदला लेने की भावनाओं से होली खेलनी है। और मुझे लगता है ये प्यार का त्योहार, रंगों का त्योहार, उल्लास का त्योहार हमें प्रेरणा देता है और एक परिवार की तरह हमारे समाज को बांधता है। तो उसको बांध के रखना चाहिए। अभी भी डॉक्टर साहब को आपने सुना, और देखते रहें हमारा चैनल। हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सिर्फ सच्चाई आप तक पहुंचाना। धन्यवाद। अपना परिचय दें। जी, पहली बात तो मैं यमुना विहार C4 ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ जी। और अजीपाल पहलवान मेरा नाम है, अजीपाल बेसोया। और जो डॉक्टर साहब की आप बात करो, डॉक्टर साहब का बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य करते। और हमने अपने बच्चों का भी इलाज अभी यहीं पे चल रहा है, 2 बच्चों का जी। तो मैं कई जगह गया, मैंने वहाँ पे जब पता करा कि भाई ये कितने पैसे लगेंगे, कई क्लिनिकों में गया तो उन्होंने करीब 80 चार्ज भी कम लगा। हाँ, नहीं सर, यहाँ पे चार्ज कम लगा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बताया था मुझे। अच्छा। और डॉक्टर साहब सामाजिक कार्य करते, बहुत अच्छा काम करते। और सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करेंगे कि जी बिल्कुल, सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप एक बार जरूर डॉक्टर साहब से सलाह लें, और आप जहाँ भी जाएंगे उनसे बेटर इलाज होगा यहाँ पर। धन्यवाद साहब।